Hi everyone, today we are going to start a new topic of engineering chemistry from Unit 1 Atomic and Molecular Structure. Our today's topic is Introduction to Atomic Structure, Electromagnetic Radiation and Wave Properties. ये एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है बाकी सारे सिलेबस के टॉपिक्स कवर करने से पहले. Introduction to atomic structure. Matter is made up of tiny particles called atoms. The word atom is derived from the Greek word atomos meaning indivisible. However, modern science has shown that atoms are divisible and consist of smaller particles called electron, proton and neutron. ये सब तो आप अपने स्कूल लाइफ में पढ़ ही चुके हैं. एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस रहता है सेंट्रल रीजन जिसमें प्रोटॉन्स रहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल और उसके बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड. यहाँ पे इस टेबल में इनके चार्ज और मास दिए गए हैं तीनों पार्टिकल्स के. और कुछ बेसिक टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं जैसे एटॉमिक नंबर जो हम Z से डिनोट करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, जैसे कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 इसलिए Z है 6. फिर आता है मास नंबर A, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. वही से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि N इक्वल्स टू A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N. जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है. A अगर 23 हो और Z 11, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जस्ट आपको A माइनस Z करना है, 23 माइनस 11 यानी 12. अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं, वो वैक्यूम से भी प्रोपगेट कर सकता है. अब इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज. Electromagnetic radiation is the energy that propagates through space in the form of oscillating electric and magnetic fields. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इसमें कैसा रहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं 90 डिग्री एंगल पे, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी इन दोनों से 90 डिग्री एंगल पे होता है. इसको आगे चल के थोड़ा डिटेल में समझेंगे डायग्राम के थ्रू. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एज वी ऑलरेडी सेड. शोज वेव नेचर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं. जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही परपेंडिकुलर रहता है. कमिंग टू वेव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स लाइक अ वेव. अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड वेव नंबर. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है वेव्स की जिसके थ्रू हम एक वेव को समझा सकते हैं. जैसे एक वेव ऐसे पास कर रहा है, इनको जो ऊपर का पार्ट है इनको कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे सबसे नीचे जा रहा है इसको कहते हैं ट्रफ. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, यानी एक के बाद एक जो क्रेस्ट है या फिर एक के बाद एक दो ट्रफ्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से. अब इसको हम मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तीनों से ही डिनोट कर सकते हैं. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा. और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. ये दोनों आपके काफ़ी काम आएंगे कैलकुलेशंस में. अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, उसमें से कितने वेव्स एक सेकेंड में पास कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. उसका यूनिट होता है हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. फिर आता है एम्पलीट्यूड जिसको हम A से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. जैसे अगर ये एक वेव है, ये वेव का मीन पोजीशन है, इस एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रहा है, तो ये है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मतलब यहाँ से कितना मैक्सिमम वो वेव अपने मीन पोजीशन से आगे बढ़ा है. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही उस वेव का इंटेंसिटी होगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. फिर है वेलोसिटी c, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ये होता है c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड. और फिर आता है वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर.
1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका फॉर्मूला है वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ, 1 वेवलेंथ, और यूनिट है पर सेंटीमीटर। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं c इक्वल्स टू v λ, जहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, ये है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा है वेवलेंथ। ये आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। अब यहाँ से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, ये कैसे समझ आएगा तो देखिए, c इक्वल्स टू v लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं c/λ इक्वल्स टू v। तो c का तो वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ का वैल्यू अगर कम हो जाए, तो जैसे कि आप एक नंबर है 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो जैसे जैसे छोटा होगा वैसे ही ये जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये भी काफ़ी सवालों में आपका हेल्प करेंगे MCQs में। जब ऐसे कांस्टेंट रहता है c जैसा कुछ, तब हम ऐसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल को डिड्यूस कर सकते हैं ऐसे इक्वेशन से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। ये इस टेबल में आपको रेडिएशंस और उनके वेवलेंथ्स दिए गए हैं। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 10⁻⁻1 मीटर से ज़्यादा रहता है, माइक्रोवेव्स का 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर के अंदर रहता है, और बाकियों का भी ऐसे ही दिया गया हुआ है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या है जो हम देख सकते हैं? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इनके वेवलेंथ्स भी दिए गए हैं। इतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रेंड है, रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ आप जब जाते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है और वेवलेंथ घट जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, energy is directly proportional to frequency. Therefore, Planck's equation equals to E equals to h nu. तो जब ऐसे इक्वेशन रहता है E is directly proportional to nu, इसको हम nu भी बोलते हैं, तब हम इसको इक्वालिटी की तरह दिखाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हुआ है ये h, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये फॉर्मूला भी आपके काफ़ी काम आएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यू इक्वल्स टू c/λ, तो अगर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे E इक्वल्स टू h न्यू में, तो ये हो जाता है E इक्वल्स टू hc/λ। ये है एनर्जी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्लैंक। और अब तक हमने जो भी फॉर्मूला सीखे हैं वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। सो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला तो आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर। ताकि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड हम फॉलो करें तो हम सब कुछ मीटर में रखेंगे, क्योंकि सी हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स में होता है, मीटर्स पर सेकेंड, तो इसलिए इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। ये फॉर्मूला है V इक्वल्स टू c/λ। यहाँ पे हम वैल्यूज़ बिठा देंगे 3 × 10⁸/600 × 10⁻⁹। अब आप इसको जल्दी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 600 यानी 6 × 100 यानी 6 × 10² इंटू 10⁻⁹। अब आपने इंडिसेस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऐसे सिचुएशन में हम आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर में जो है उसको हम माइनस करते हैं, और अगर यही ऊपर न्यूमरेटर में रहता इंटू में, तब हम इसे प्लस करते 10 का जो पावर है उसको। तो हम 8 - 2 - -9 यानी 6 + 9 15, 0.5 इंटू 10⁻15। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बना देंगे इसको, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻14 हो जाएगा। सो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा। तो ये रहेगा हमारा आंसर, और इसका यूनिट आपको याद से लिखना है हर्ट्ज, वरना इसके लिए आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। फॉर्मूला E इक्वल्स टू h न्यू। h का वैल्यू आपको पता है और न्यू का वैल्यू आपको दे दिया है, उससे आप वैसे ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और E रहेगा जूल्स में, ये भी आपको याद रखना है, यूनिट को मेंशन करना है।
यहाँ पे डिवीजन के लिए आपके पास कुछ नोट्स है। गामा रेस पोजेस मैक्सिमम एनर्जी, रेडियो वेव्स पोजेस मिनिमम एनर्जी। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है इनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, ये आप खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर सही रहेगा तो मैं आपको आंसर दूंगी। और यहाँ पे कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काम आएंगे। अब इस आंसर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। तो उनका थ्योरी यही कहता है कि एनर्जी जब एमिट होता है यानी निकलता है या एब्जॉर्ब होता है मतलब अंदर आता है, तब वो डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलता है, इसे क्वांटा कहते हैं। और द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये जो क्वांटम है वो उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वहीं से आता है E इक्वल्स टू h न्यू, वेयर E इज एनर्जी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। दिस इक्वेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके सिलेबस में रहेगा, वो अब जब आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा उसके बारे में, उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने अपने स्कूल लाइफ में सीखा होगा कि पहले बहुत सारे मॉडल्स थे, जैसे थॉमसन्स मॉडल, बोर्स मॉडल। तो वो सब जो मॉडल्स थे वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉस को यूज़ करते थे एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। बट एज टाइम पास्ट काफ़ी ऐसे फिनोमेना देखे गए जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये क्वांटम मॉडल प्रपोज किया। आगे चल के इस क्वांटम थ्योरी की मदद से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो क्लासिकल फिजिक्स लॉस से एक्सप्लेनेबल नहीं थे। सो अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को चेक कीजिए, ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, उन सब का अलग अलग प्लेलिस्ट है और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।